हेलो दोस्तों, चलिए अब हम ला के एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करते हैं जो कि जूरिस्प्रूडेंस से जुड़ा हुआ है और यह फिलोसफिकल स्कूल के नाम से जाना जाता है, जिसे आप दार्शनिक विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि इसका अभ्युदय कैसे हुआ। इसका अभ्युदय ऑस्टिन के विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद और शेवनी के लोक चेतना के सिद्धांत के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ, क्योंकि ये दो ऐसे सिद्धांत थे जिनके आने के बाद विधि का विकास थम सा गया। और विधि के विकास के थमने के बाद इस नई शाखा का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें फ्रांस और जर्मनी के विधिशास्त्रियों ने इस नई शाखा का सूत्रपात किया। इस शाखा का जन्म 16वीं शताब्दी के अंत में हुआ। दोस्तों, इस दार्शनिक विचारधारा जो नीति शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है, अतः इसे नीति शास्त्रीय शाखा कहा जा सकता है। दोस्तों, हम इस शाखा में नैतिकता को प्रधानता दी गई है और इस शाखा का यह कहना है कि विधि में नैतिकता का होना अत्यंत आवश्यक है, और इस शाखा के माध्यम से यह बताया गया है कि विधि नैतिकता से अधिक श्रेष्ठ है। दोस्तों, इस विचारधारा के समर्थकों का मानना है कि विधि दर्शन को नैतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। तात्पर्य यह निकलता है कि विधि में आंतरिक नैतिकता जरूर होनी चाहिए। क्यों? ताकि लोगों को सदाचारी जीवन की प्रेरणा मिल सके और वे अपने व्यवहारों में नैतिक आदर्शों को प्रधानता दे सकें। इस शाखा के विचारकों के अनुसार विधि का मूल कार्य समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना है और कुछ नहीं है। इस शाखा के लोग यही मानते हैं कि विधि का सिर्फ एक ही कार्य है। वह क्या कार्य है? समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना। और विधि क्या करती है? विधि द्वारा मानव आचरण पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए यदि वे समाज में व्यक्ति की स्वतंत्रता में वृद्धि करते हों। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि विधि क्या करती है? मनुष्य के बाह्य आचरण पर प्रतिबंध लगाती है, और लगाए, लेकिन कब लगाए? जब कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता में वृद्धि कर रहा हो। अपनी स्वतंत्रता मतलब ऐसी स्वतंत्रता जो एक व्यक्ति की स्वयं की स्वतंत्रता हो और अन्य व्यक्तियों या समाज को उस स्वतंत्रता से हानि पहुंच रही हो, तो ऐसी स्वतंत्रता पर वह बंधन लगाए। बढ़ते हैं दोस्तों, इस विचारधारा की विषय वस्तु क्या है। दोस्तों, इस विचारधारा की विषय वस्तु यह है कि विधि जैसी कि वह होनी चाहिए। इसमें कैसा अध्ययन किया जाता है कि विधि जैसी कि वह होनी चाहिए, न कि वर्तमान में जैसी कि वह है या कि भूतकाल में जैसी कि वह थी। आपने देखा होगा विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद में किसका अध्ययन करते हैं? विधि जैसी कि है। और ये लोग किसका अध्ययन करते हैं? कि विधि जैसी कि होनी चाहिए। क्योंकि देखो दोस्तों, इस शाखा के अनुसार समाज बदलता रहता है और उसके अनुसार विधि को भी बदलते रहना चाहिए। इसी प्रकार यह किस पे अध्ययन करता है? विधि जैसी कि वह होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ दार्शनिकों की बात कर लेते हैं जो इसमें विशेष रूप से प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूगो ग्रोसियस। इन्हें आप इंटरनेशनल लॉ का पिता भी कहा जाता है। यह इस शाखा के संस्थापक माने जाते हैं। इनकी एक फेमस बुक है द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। इसमें यह कहते हैं कि समाज के व्यक्ति विधि का अनुपालन इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें राज्य द्वारा प्रताड़ित किए जाने का भय रहता है। इनका यह कहना है कोई व्यक्ति विधि का पालन इसलिए नहीं करता क्योंकि राज्य उसे दंड देगा, बल्कि वह इसलिए करता है क्योंकि ऐसा न करने पर उसे समाज के तिरस्कार का, समाज के बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा। अतः यहाँ पे वे भी नैतिकता को प्रधानता देते हैं। राज्य या विधि को प्रधानता नहीं देते, बल्कि व्यक्ति के आंतरिक मन को प्रधानता देते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जीन जैक्स रूसो। यह भी एक महान फिलोसोफर थे। इन्होंने लास्की द्वारा प्रतिपादित सामाजिक संविदा के सिद्धांत में सुधार किया।
इन्होंने कहा, रूसो ने कहा, राज्य तथा विधि दोनों का उद्गम जनता की सामान्य इच्छा के लिए हुआ है। दोनों का उद्भव कैसे हुआ है? जनता की सामान्य इच्छा के लिए हुआ है। इन्होंने राज्य, संप्रभुता, विधि, अधिकार, दायित्व आदि का वास्तविक स्रोत जनता की सामान्य इच्छा को ही माना है। अब आगे बढ़ेंगे हम इसी क्रम में। इमैनुअल कांट जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं इस विचारधारा में। इनकी एक फेमस बुक है जिसका नाम है क्रिटिक प्योर ऑफ रीजन। इनमें इन्होंने लिखा है, इन्होंने दार्शनिक विचारधारा का समर्थन करते हुए यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि नीतिशास्त्र और विधि यह दोनों एक नहीं है, दोनों का क्षेत्र अलग अलग है। अब यहाँ नैतिकता और विधि को अलग अलग वो परिभाषित करते हैं। कैसे परिभाषित करते हैं यह कहते हैं कि नीतिशास्त्र मानव को किसी कार्य या कृत्य को करने के लिए आंतरिक प्रेरणा देती है। जैसे कोई व्यक्ति किसी का पैर छूता है, वह क्या वह विधि नहीं करती, वह उसकी आंतरिक प्रेरणा होती है। तो यह किसका कार्य हुआ? नैतिकता का। जबकि विधि बाह्य तौर पर कार्य करती है। जैसे कि विधि किसी कार्य को करने के लिए मना करती है, जैसे चोरी न करो, यह क्या है? विधि उसके लिए दंड निरूपित करती है। यह विधि क्या होती है? बाह्य कार्यों पर बंधन लगाती है। नैतिकता व्यक्ति के आंतरिक जीवन को नियंत्रित करता है। नैतिकता जो होती है, जो सदाचार होता है, आप शुद्ध भाषा में समझ सकते हैं, वह व्यक्ति के आंतरिक जीवन को प्रभावित करता है। जबकि विधि का संबंध व्यक्ति के बाह्य जीवन से होता है। अब आगे वो कहते हैं इमैनुअल कांट, विधि अपनी बाह्य शक्ति द्वारा मानव को सद्गुणी नहीं बना सकती। जिसका हृदय चोर हो, अच्छा उसका मन चोरी ही करने का, उसे कितना ही कारावास में डाल दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, वह चोरी करना नहीं छोड़ता। या फिर जो आपने देखा होगा जो घोर अपराधी हो, जिन्हें परेशान होकर मृत्युदंड देना पड़ता है, तो विधि उनको सुधार नहीं सकती। वही यहाँ पे इमैनुअल कांट कह रहे हैं कि विधि अपनी बाह्य शक्ति द्वारा किसी को सद्गुणी नहीं बना सकती। अतः विधि का नियंत्रण केवल व्यक्ति के बाह्य कार्यों तक सीमित रहता है। लेकिन वह नैतिकता के बारे में कहते हैं, नैतिकता व्यक्ति को आंतरिक प्रेरणा देते हुए अच्छे बुरे में विभेद करने की क्षमता प्रदान करती है। मतलब नैतिकता ऐसा करने में सक्षम है। इमैनुअल कांट का एक सिद्धांत है, जो विधिपूर्ण है वह न्यायपूर्ण भी होना चाहिए। इमैनुअल कांट ने कहा, विधि में आंतरिक नैतिकता होनी बहुत ही आवश्यक है। और यह भी कहा कि नैतिकता विधि से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि यह मनुष्य को सद्गुणी भी बनाती है। आगे इमैनुअल कांट कहते हैं कि व्यक्ति सदैव ही अपनी आवश्यकताओं से पराभूत होकर कार्य नहीं करता। इनका यह कहना है कि हर व्यक्ति सिर्फ अपनी आवश्यकता के अनुसार ही कार्य नहीं करता, बल्कि आंतरिक सोच जो नीति मूलक होती है उस कृत्य को करने में सहायता प्रदान करती है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति दान करता है, चैरिटी करता है, गिफ्ट करता है, वृद्धाश्रम बनवाता है या किसी अन्य प्रकार की सहायता करता है, यह उसकी आवश्यकता नहीं है। वह बताते हैं कांट की यह उसकी आवश्यकता नहीं, बल्कि उसकी जो नैतिकता है, जो नैतिक भावना पर आधारित है, उसके अनुसार वह उस कार्य को संपादित करता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे हीगल के पास पहुंचेंगे। हीगल, उनकी एक फेमस पुस्तक है लॉ इज अ प्रोसेस ऑफ थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। यह पुस्तक नहीं है यह उनका विचार है। उनके कहने का यह मतलब है कि विधि एक विकासशील प्रक्रिया है। विधि क्या है? एक विकासशील प्रक्रिया है और वह उसका परिणाम है। जैसे आपने देखा होगा, मानव अपनी परिकल्पना सूझबूझ से एक निश्चित विचारधारा को जन्म देता है। मानव ने क्या किया? सोच विचार की एक नई विचारधारा को जन्म दिया और वह विचारधारा स्थापित हुई। और उस विचारधारा के स्थापित होने के बाद आप उदाहरण के तौर पे एडल्ट्री को ले लीजिए। एडल्ट्री क्या था? पहले अन्यायपूर्ण था, पहले हमारे यहाँ उससे प्रतिषेध था।
लेकिन अब वह नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि विधि समाज क्या होता है? परिवर्तनशील होता है, और विधि क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। तो जो पुरानी विचारधारा थी उसके स्थापित होने के बाद कुछ दिनों बाद जब समाज परिवर्तनशील होने लगता है, तब उसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो विचारधारा पहले थी उसके प्रतिक्रिया स्वरूप एक नई विचारधारा जन्म लेती है। तब उस नई विचारधारा को मान्यता प्रदान कर दिया जाता है। इसमें जितने भी फिलासफर मिलेंगे दोस्तों, सब नैतिकता को प्रधानता देंगे। इस विचारधारा का ही मुख्य उद्देश्य नैतिकता के महत्व को दर्शाना है। आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों। स्क्रिबलिंग की हम सिर्फ एक छोटी सी परिभाषा देखेंगे दोस्तों। वह क्या कहते हैं? स्क्रिबलिंग कहते हैं विधि एक ऐसा माध्यम है, वो क्या बतलाते हैं? माध्यम है जो व्यक्ति की वैयक्तिक इच्छाओं तथा समाज की सामान्य इच्छाओं में संतुलन बनाती है। डिफाइंड करेंगे हम दोस्तों, इसका मतलब यह निकलता है विधि को एक वह साधन कहते हैं। क्या है? विधि एक साधन है, हथियार है, जो क्या करती है? जो व्यक्ति की वैयक्तिक इच्छाओं, वैयक्तिक इच्छा से तात्पर्य यहाँ पे है दोस्तों कि व्यक्ति की जो अपनी इच्छा होती है, व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है और वह बहुत ढेर सारे कार्य करना चाहता है जो इलीगल भी हो सकते हैं, और वह समाज के विरोधी भी हो सकते हैं, समाज के प्रतिक्रिया स्वरूप भी हो सकते हैं, समाज के प्रतिकूल भी हो सकते हैं। और जब मनुष्य कोई ऐसा कार्य करता है जो समाज की समान इच्छाओं के उल्टा होता है, तो विधि क्या करती है? उन दोनों में संतुलन बनाती है। बस विधि का यही एक कार्य है। जैसा कि शुरू में कहा गया था कि विधि का कार्य सिर्फ समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना है।